आप मुझे बता दीजिए, आप क्या समझते हैं कोयला घोटाले से? कि ये मामला जो है न्यायपालिका के अंतर्गत है ये। सवाल मोदी जी पर भी उठ रहा है कि मोदी जी ही वो शख्स थे जिन्होंने ये कोयला घोटाले का मामला उठाया था। खट्टर सरकार हरियाणा के युवाओं को जो है यूक्रेन में भेज रही है मरने के लिए। अभय चौटाला जी और गुप्ता जी दोनों को ही मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जितना वो मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो उतना ही जो है लोग मुझे और ज़्यादा मुझे प्यार देते हैं और मुझे आशीर्वाद देंगे। एक मशहूर बिजनेसमैन, एक अच्छे सियासतदान, ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं नवीन जिंदल जी की, जो कि भाजपा की ओर से कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी हैं। हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बातें तो सभी ने कर ली कि मुकाबला है, तिकोना मुकाबला है, जनता के बीच में आप लगातार विचर रहे हो। जनता का क्या किस तरीके से जनता आपको देख रही है, क्योंकि कांग्रेस से लगातार आप अच्छे एक सियासतदान के तौर पे उभरे हैं और अभी बीजेपी में आए हैं। तो जी, ये तो जनता से आप पूछना चाहिए आपको। आपको जनता से कैसा प्यार मिल रहा है, क्योंकि मुझे आप लगातार मुझे जा रहे हो लोगों से मिलने। मुझे बहुत लोगों का समर्थन और प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जिसके लिए मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ। लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर। मैंने 10 साल लोगों की मैंने यहाँ सेवा की है और मुझे लोगों का बहुत मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको कांग्रेस छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस से भी आपको प्यार मिला, टिकट भी मिली, आप जीते भी, आपने जनता की सेवा भी की, फिर भाजपा में आने की क्या मजबूरी बनी? मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, जो उन्होंने सपना दिखाया है कि अपने देश को एक विकसित देश बनाना है, उससे प्रभावित होकर और कुछ तरह की कुछ थी बातें कांग्रेस के अंदर, जिससे कि मैं दुखी था जिन बातों से लेकर। लेकिन मैं उन बातों को मैं कोई बीच में बोलना नहीं चाहता। वो जिस समय मैं उस परिवार का हिस्सा था, तो मैं उसको बातों को मैं छोड़ कर के आखिर मैं और मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है। तो इसलिए देश को सर्वोपरि मैं मानता हूँ, ना कि पार्टी को। तो आज मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर और मैं देश की मैं ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। और समय बताएगा कि मैं क्या कर पाया और कैसा ये निर्णय रहा, ये समय बताएगा। जिंदल जी, बात करें प्रधानमंत्री जी की कि आप उनके कामों से है ना प्रेरित हुए, आपको अच्छा लगा इसलिए आपने भाजपा ज्वाइन की। लेकिन ओपोजिशन की ओर से भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसका जवाब देना जरूरी है। हालांकि जनता तो जवाब देगी 25 मई को, पर उससे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे कोयले घोटाले को लेकर। अच्छा, बार बार ओपोजिशन की आप ओर से बता ये। दीजिए, जी। आप मुझे बता दीजिए, आप क्या समझते हैं कोयला घोटाले से? नहीं, आप। नहीं, ये तो उनको भी मालूम नहीं है किसी को। सिर्फ एक हाँ, उन्होंने इसको एक इतना हाइप क्यों दिया जा रहा उन्होंने एक सिर्फ एक शब्द उससे अगर पूछ ले कोई कि भाई क्या घोटाला था, क्या नहीं था, है? इसमें है कुछ भी नहीं। लेकिन जो है अब क्योंकि ये मामला जो है न्यायपालिका के अंतर्गत है ये, तो जब कोई ये सब जुडिस मैटर है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो है 10-11 साल हो गए जो ये केस चलते हुए। जी। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिसके अंदर जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। आप मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं ना। लगातार ये सवाल मोदी जी पर भी उठ रहा है कि मोदी जी ही वो शख्स थे जिन्होंने ये कोयला घोटाले का मामला उठाया था, उजागर किया था। तो जब उठाया था उन्होंने, उस समय तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे। बिल्कुल। 2014 की आप बात गिना रहे हो मुझे, उस समय तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे। और उस समय जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अनुरूप उन्होंने कहा होगा। जी। और अब जब कोई भी मामला जब न्यायपालिका के अंतर्गत है, तो उसके ऊपर न्यायपालिका के आधार क्षेत्र में है और न्यायपालिका उसके ऊपर अपना जो है निर्णय देगी। तो हमें न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है और आपका भी विश्वास होगा। तो इसलिए हमें इस मुद्दे को न्यायपालिका के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि ओपोजिशन तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को भगाना है। देखिए, जब तक मैं कांग्रेस में था, ठीक है, तो लोग ईवीएम के बारे में बातें करते थे कि ईवीएम के अंदर जो है बहुत जो है इसके अंदर पता नहीं बीजेपी क्या करती है, ईवीएम जैसे बीजेपी के हिसाब से चलती होंगी। लेकिन जब हम देख रहे हैं यहाँ पर अब आने के बाद में, तो यहाँ पर जो बीजेपी जो जीतती है, वो जीतती है अपने नेतृत्व के ऊपर, अपने संगठन के ऊपर। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही लगनशील हैं, मेहनती हैं, वो सारे मिलजुल करके काम करते हैं, बहुत ही संगठित रूप से काम करते हैं। उसके कारण जो है बीजेपी जीतती है।
अगर ये सब बातें होती तो फिर क्यों इतना हम घूम फिर करते, क्यों इतना जो है मेहनत करते, क्यों लोगों से संपर्क करते। तो इसलिए बीजेपी जीत रही है क्योंकि लोग बीजेपी चाहते हैं, लोगों का विश्वास है बीजेपी के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जो माननीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसले उठाए हैं, लोग जानते हैं कि उनके अलावा ये कोई नहीं कर सकता था। इसलिए जो है लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन के नज़रिए से ही ऑफ कोर्स आप कुरुक्षेत्र का लिए भी सोच रहे होंगे। क्या सोचा है, अगर आप कुरुक्षेत्र से जनता आपको चुनती है, एमपी बन जाते हो, तो कुरुक्षेत्र को किस लेवल पर लेके जाएंगे? देखिए, मैं कुरुक्षेत्र का चौमुखी विकास करना चाहता हूँ हर क्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत से काम चल रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं कि इसको एक पर्यटन के की दृष्टि से, इसको जो है आध्यात्मिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन दोनों की दृष्टि से इसका विकास हो। उसके लिए बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम चल रहे हैं, उनको हम और स्पीड से कराएंगे और गति से उनको हम पूरा करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर युवाओं के लिए मेरा सपना है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए, कुरुक्षेत्र में भी और कैथल में भी। यहाँ पर कौशल विद्या यहाँ पर दी जाए, और कौशल विद्या अगर हम देंगे लोगों को, तो उससे और ज़्यादा उनके लिए रोज़गार के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि आज ट्रेंड लोगों की आवश्यकता है, जो स्किल्ड लोग हैं उनकी आवश्यकता है। तो अगर अच्छे हमारे हमारे युवा यहाँ से स्किल्ड होंगे, तो उनको देश में भी बहुत सी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और विदेशों में भी, जर्मनी, जापान, कनाडा, यूएसए, सभी जगह। और हम अपने जो इंस्टीट्यूट होगा उनको इन देशों के सर्टिफिकेशन भी दिलवा के रखेंगे, ताकि यहाँ से ट्रेंड होकर के वो इन देशों में भी विदेशों में भी जा कर के काम कर सकें। अच्छा नवीन जी, एक ये भी युवाओं को लेकर ये बात बोली जा रही है कि जहाँ यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री जी हरियाणा के युवाओं को, खट्टर सरकार हरियाणा के युवाओं को जो है यूक्रेन में भेज रही है मरने के लिए। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं मालूम कि मुझे इस बात का कोई ऐसा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। मुझे लगता है आपको भी ऐसी कोई गलतफहमी है कि यहाँ से कोई युवा को यूक्रेन जा रहे हैं, नहीं, ऐसी तो। ओपोजिशन की ओर से बार बार सवाल उठाया जा रहा है, यहाँ पे रोजगार दिया नहीं जा रहा और रोजगार के नाम पर यूक्रेन में भेजा जा रहा है युवाओं को। नहीं, मुझे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसा कुछ मेरी नज़र में तो, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया। अच्छा चलिए जिंदल जी, एक आखिरी सवाल, जितने आप मशहूर। और किसी को भेजने से, हम्म, जो युवा हैं, जो लोग हैं, हम्म, वो अगर कोई जाना चाहता है हम्म, तो अपनी स्वेच्छा से जाएंगे। हम्म, अपनी स्वेच्छा से जो है, हम आज़ाद देश के आज़ाद लोग हैं। हम्म, हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं, हम जहाँ जाना चाहें कर सकते हैं, हमारे पे कोई बंदिश तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जिंदल जी, आखिरी सवाल, जितने आप मशहूर उद्योगपति हैं, लेकिन ओपोजिशन एक शब्द बोल रही है कि मजबूरी के प्रत्याशी, कि आपका मन नहीं था, आप स्व इच्छा से यहाँ पे नहीं आए, आपको मजबूरन यहाँ पे बतौर प्रत्याशी उतारा गया। नहीं, ऐसी कोई मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला, यहाँ पर लोगों के बीच आने का मुझे मौका मिला। और ये जो काम है, लोकसभा का चुनाव जो है, आप कोई मजबूरी में नहीं लड़ सकते। आपको जो है, आपको अगर दिल से, अगर लोगों से लगाव है, तो आप ये कर सकते हो। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और दिन रात लोगों के साथ मिलना जुलना, जिसको इसमें आनंद आए वही ये काम कर सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है लोगों से मिलने में। और मैंने यहाँ पे, मैं एक एक क्षेत्र को यहाँ जानता हूँ। मैंने यहाँ बहुत से काम शुरू किए थे, बहुत से काम हुए, बहुत से काम करने बाकी हैं। और अभी जो है एक बहुत मजबूत टीम, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के बाकी सभी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, सभी के साथ मिल कर के हम काम कर रहे हैं, और बहुत संगठित रूप से काम कर रहे हैं, और काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अच्छा, किसके साथ मुकाबला देखते हैं, अभय जी के साथ या फिर गुप्ता जी के साथ? देखिए, मैं अभय चौटाला जी और गुप्ता जी दोनों को ही मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और वो भी जो है एक प्रजातंत्र में, और वो भी और बाकी जितने भी दर्जनों बाकी भी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर होंगे, हम सभी जो है अच्छे ढंग से हमको चुनाव लड़ना चाहिए, हमें अपनी बात कहनी चाहिए। सिर्फ दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना जो है, ये मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं है। और मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र में भी बहुत सभ्य और शिक्षित लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
वो इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते। तो जितना वो मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो उतना ही जो है लोग मुझे और ज़्यादा मुझे प्यार देते हैं और मुझे आशीर्वाद वो देंगे। कहते हैं ना, अगर किसी पे कीचड़ फेंकोगे तो आप पे भी कुछ ना कुछ तो बिल्कुल, दाग बिल्कुल, आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो लोग यहाँ के जो है वो बहुत सभ्य लोग हैं और लोग मुझे जानते हैं। हुँ, मैंने लोगों को यहाँ पर मैंने 10 साल लोगों की सेवा की है। जी। तो जब वो मेरे बारे में जब वो गलत बोलते हैं, तो यहाँ के लोगों के बारे में भी गलत बोल रहे हैं और लोग उसका जवाब जो है उनको दे देंगे। उनको 4 तारीख को उन्हें पता लग जाएगा। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवीन जिंदल जी, जो कि भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं कुरुक्षेत्र से, और कुरुक्षेत्र के लिए बहुत सारे ख्वाब इन्होंने भी सजाए हैं, युवाओं के लिए बहुत सारे ख्वाब सजाए हैं। खैर देखना होगा, क्योंकि 25 मई को जनता जनार्दन है और जनता ने अपना फैसला किसके हक में दिया है वो 25 मई को डिसाइड हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट सबके सामने होंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मिरो, कुरुक्षेत्र।